हेलो दोस्तों। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा क्या, तो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है अप्रैल मंथ का। ठीक है, तो इससे पहले हम पॉलिटी कर चुके हैं और मार्च वाली थोड़ी मतलब लेंथी थी। इसके 3 ही टॉपिक थे। मार्च वाली का जो है ऑलमोस्ट 2 घंटे में हुई थी क्लास, तो उसे भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर आपको कुछ भी देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। ठीक है, वहाँ पे जैसे मैंने PT 365 में पॉलिटी कंप्लीट कर रखी है। इकोनॉमी का 1 या 1.5 चैप्टर रह रहा है लास्ट का। ठीक है, बाकी वो भी है, और 2-3 लेक्चर जो हैं पर्यावरण और साइंस टेक के भी हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगर जैसे मंथली करंट अफेयर, तो वहाँ पे जाके अलग से फ़ोल्डर बना रखा है मैंने अप्रैल का और मार्च का। ठीक है, वहाँ पे आपको क्लियरली जो भी चाहिए उस टाइप से मिल जाएगा, और डेली करंट अफेयर के भी फ़ोल्डर बने हुए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी होच-पोच हो गया है, तो उस हिसाब से जो है अब वहाँ पे जाके आप ज़्यादा आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है, तो दक्षिण एशिया में भारत की आर्थिक कूटनीति। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में देखिए, ये हमने पहले भी किया था, पर ढंग से मैंने अपलोड नहीं कर पाया था, इसकी वजह से दोबारा से बना रहा हूँ। तो इंडिया इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इन साउथ एशिया। तो देखिए, जो वहाँ के देश है साउथ एशिया के, तो मैक्सिमम देशों को क्या कहना है कि जो भारत है वो वादे तो बहुत, मतलब उसके वादे अत्यधिक आशाजनक होते हैं, पर उनको पूरा करने में कहीं न कहीं वो पीछे रहता है। जो भी व्यापार से लेके जो उनके अवसंरचना या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के जो वादे होते हैं, वो उनको पूरा करने में पीछे रहता है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। जो काफ़ी सारे जैसे वो हैं परियोजना है, वो अभी तक वैसे ही पड़ी हुई है। ठीक है, 2016 की जैसे एक परियोजना थी, वो अभी तक रखी हुई है। ठीक है, तो उनके बारे में आगे जाके पढ़ेंगे। तो उसके पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि आर्थिक कूटनीति होती क्या है। तो आर्थिक कूटनीति जो होती है वो आर्थिक जो साधन होते हैं ना किसी भी देश के पास, उनका यूज़ करके जो आर्थिक सुरक्षा और उसके सामरिक हित होंगे, ठीक है, उसको बनाए रखने की एक कला होती है। तो हमारे जो आर्थिक कूटनीति है, ये सब कहाँ से लिया गया है, तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उसको यहाँ पे एक ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत साम दाम दंड भेद जो है, इनको प्रासंगिक मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, तो इसी के जो अर्थशास्त्र है ये कौटिल्य का, इसी का यूज़ करके जो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष है, उनसे संबंधित जो अनेक कारणों के समाधान से लेकर व्यापार एवं निवेश तक जो कूटनीति यूज़ करते हैं हम, वो सब इसी से करते हैं। ठीक है, उसके अलावा और ये क्या करता है, तो जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसके साथ-साथ जो विदेशी सरकारों की नीतियाँ हैं और उनके जो रेगुलेटरी बॉडी है, मतलब विनियामक जो निर्णय होते हैं, उसको भी ये प्रभावित करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम ये देख लेते हैं कि SASEC ये क्या होता है। ठीक है, जो साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, ये क्या होता है, तो ये 2001 में बनाया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत जो हमारे देखिए भारत और उसके पड़ोसी देश हैं, भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार, ये इसमें सम्मिलित थे। अब इसका पर्पज़ क्या है बनाने का, तो पर्पज़ क्या है, सीमा पार संपर्क अच्छा करना, ऊर्जा सहयोग। तो मेनली हमारा जो ये आर्टिकल है वो ऊर्जा सहयोग के ऊपर वो है, मतलब इस पूरा इसमें ऊर्जा सहयोग के लिए दिखा रखा है। ठीक है, क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा देना, उसके अलावा इस क्षेत्र के लोगों के लिए बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन का निर्माण कर आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देना। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा SASEC है, ये क्या करता है, जो हमारा अंतर क्षेत्रीय व्यापार है, जो हमारा और पड़ोसी देश हैं उनका अंतर क्षेत्रीय व्यापार भी है, तो उनमें जो है सहयोग को बढ़ावा देता है। ठीक है, हालांकि हमारा वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में हमारा जो भारत का अपने पड़ोसियों से जो व्यापार होता है वो काफ़ी कम है। ठीक है, तो इसके लिए जो साथ ही ये क्या करता है, जो हमारा जो साउथ चाइना सी है, वहाँ पे एक मतलब मजबूत देशों में अगर देखें तो भारत ही वहाँ पे सबसे मजबूत देश है। ठीक है, जो म्यांमार, चीन वैश्विक बाजार है, उसके माध्यम से जो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संपर्क है और व्यापार है, वो विकसित करने की दिशा में ये प्रयासरत है। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो ये SASEC है, इसका सचिवालय के रूप में कौन कार्य करता है, तो ADB बैंक है। ठीक है, एशियाई विकास बैंक। अब देखिए इसका पर्पज़ क्या है, हम मतलब आर्थिक कूटनीति का जो यूज़ कर रहे हैं, तो इसका पर्पज़ क्या होता है, तो प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में जो भारत है उसकी स्थापना करना। उसके अलावा बहुपक्षीय जो व्यापार होता है, मतलब आसपास के देशों के साथ जो व्यापार है और जो आर्थिक वार्ता है, उसको मजबूती देना, ऊर्जा सुरक्षा, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय व्यापार समझौते होंगे। भारत में विदेशी जो निवेश है उसको बढ़ावा देने के लिए जैसे कि विदेशी संस्थान है उस तक पहुंच अपनी बढ़ाना, मतलब जो पोर्टफोलियो होता है उसको बढ़ाना। आर्थिक कार्रवाई के माध्यम से राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना। उसके अलावा विदेशों को जो निर्यात और भारतीय व्यवसाय है उसको भी बढ़ावा देना। ठीक है, अब देखिए इसकी अगर सफलता देखें आर्थिक कूटनीति की, तो सफलता में सबसे पहले देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब भारत को जैसे अगर वैश्विक लीडर बनना है, तो उसके लिए अपने पड़ोसी देशों को जो है सहायता के लिए वो प्रतिबद्ध होता है। ठीक है, उनकी मतलब हेल्प करेगा कहीं ना कहीं, तभी डिपेंडेंसी जो हमारे अड़ोस अड़ोस पड़ोस के वो हैं देश हैं,
उनकी डिपेंडेंसी बढ़ेगी तभी तो ये यहाँ पे लीडर की तरह उभरेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सलमा बांध है जो अफ़गान भारत मैत्री बांध है, इन दोनों देशों के बीच में है सलमा बांध। उसके अलावा देखिए और कौन से जो प्रोजेक्ट हैं, तो उसके अलावा देखिए जो जारंज डेलाराम है, ये भी अफ़गानिस्तान का ही है। तो जो सड़क माध्यम से अफ़गानिस्तान के जो गारलैंड राजमार्ग है उस तक पहुंच प्रदान करना। उसके अलावा नेपाल का 900 मेगावाट का जो अरुण 3 जल विद्युत परियोजना है, इन सब का निर्माण है। मतलब ये सब एग्जाम्पल दिए गए हैं कि भारत यहाँ पे कैसे अपने आप को जो है इनमें वो कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है। उसके अलावा देखिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, भारत की जो विदेश नीति है वो डायरेक्टली इसी पर डिपेंड करती है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है। तो जिसका पर्पज़ क्या है, जो क्षेत्रीय शांति और आर्थिक एकीकरण है इसको बढ़ावा देना। उसके अलावा देखिए भारत क्या है, प्राकृतिक जो भौगोलिक लाभ है भारत को, मतलब इसकी लोकेशन क्या है, यहाँ पे हमारा बंगाल की खाड़ी हो गया, अरब सागर, नीचे पूरा हिंद महासागर, ठीक है। इतना मतलब हम सी वे वो जो है शेयर करते हैं इतने सारे देशों के साथ। तो उस पर एक जो है क्षेत्रीय रणनीति विकसित करना और सीमा पार जो कनेक्टिविटी है वो साझा करना, ठीक है। इसके साथ क्या होगा, जो सांस्कृतिक विरासत, प्रमुख रणनीतिक स्थिति है, इसमें भी सुधार होगा। यह नीति दक्षिण एशियाई देशों में चीन के प्रभाव को कम करने में सहायता करेगी। मतलब आसपास के देशों को अगर हम अपने साथ मतलब वो करके रखेंगे इंक्लूड, तो वहाँ पे जो साउथ चाइना सी है वहाँ पे कहीं ना कहीं चाइना को जो काउंटर करने के लिए हम सारे एक साथ होकर उसे काउंटर कर सकते हैं, ठीक है। आपने मतलब काफ़ी कुछ देखा ही होगा न्यूज़ में, तो छोटे छोटे द्वीपों को जैसे वो अपने अंदर कर लेता है। उसके अलावा भी काफ़ी सारे देशों से उसका विवाद चलता ही रहता है साउथ चाइना सी में। उसके अलावा देखिए निवेश, अगर निवेश की बात करें तो भारत का जो है समय समय पर इसमें जो दक्षिण एशियाई देश हैं इनमें सामग्री और सेवा की जो है सहायता प्रदान करता रहता है, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए जो ये लाइन है, वैश्विक नेतृत्व की अपनी आकांक्षा, मतलब अच्छी लाइन है, कहीं भी आप मेंस में अगर आंसर लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं, वैश्विक नेतृत्व की उसकी क्या है, अब जो भारत है उसकी आकांक्षा, ठीक है। इसके लिए जो सार्क है उसके अंतर्गत जो कोविड-19 है उसमें आपातकाल कोष की स्थापना भी भारत ने की थी, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो ऊर्जा है, तो इस बार जो SASEC कार्यक्रम है उसकी मुख्य ध्यान किस पर केंद्रित रहा, तो ऊर्जा सहयोग पर। बाई चांस प्रीलिम्स में आ जाए तो ऊर्जा सहयोग पर केंद्रित रहा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए भारत ने हाल ही में जो नेपाल की विद्युत परिवहन है उसके लिए जो पारेषण होता है, मतलब ट्रांसमिट करना, और वितरण लाइन है, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। पहले विद्युत को ट्रांसमिट करके फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके निर्माण के लिए $1.69 बिलियन के निवेश की योजना को स्वीकृति प्रदान की है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो ये है बांग्लादेश की परियोजना है, रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना। इसमें जो बांग्लादेश में परमाणु ऊर्जा परियोजना है उसको प्रारंभ करने के लिए भारत और रशिया द्वारा, दोनों द्वारा संचालित एक पहल है। उसके अलावा देखिए जो पर्यटन की बात करें हम, तो इसके अंतर्गत भी देखिए जो दक्षिण एशियाई देश हैं वो एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है, जो उसकी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधता और मूल्य स्पर्धात्मकता है उसकी वजह से। मतलब अगर हम देखें टोटल तो भारत और इसके जो पड़ोसी देश हैं इनमें जो है 1/3 का डिफरेंस है। मान लीजिए अगर यहाँ भारत में 100 लोग आ रहे हैं तो यहाँ पे 33 लोग आ रहे हैं, भारत इसके जो पड़ोसी देश हैं, ठीक है। तो वर्ष 2019 में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम था उसने जो विश्व यात्रा व पर्यटन जो प्रतिस्पर्धा सूचकांक है TTCI, उसमें 2017 के उपरांत से दक्षिण एशिया को सर्वाधिक सुधार के क्षेत्र में रैंकिंग प्रदान की गई है, ठीक है। तो इस दौरान जो भारत है उसने शीर्ष 25% देशों के मध्य अपनी रैंकिंग में अत्यधिक सुधार प्रदर्शित किया है, ठीक है। अगर रैंकिंग की बात करें तो 2000 में भारत की रैंकिंग कितनी थी, जो ये है TTCI, इसमें 40वां स्थान को सुधारते हुए 2019 में इसने 34वां स्थान प्राप्त किया, ठीक है। उसके अलावा देखिए दक्षिण एशिया में भारत की आर्थिक कूटनीति से संबंधित अगर मुद्दे देखें हम, तो इसके अंतर्गत भारत की जो है एक व्यापार असंतुलन की स्थिति बनी हुई है दक्षिण एशियाई देशों में, ठीक है। तो जैसे कि देखिए ये तापी जो अफ़गानिस्तान पाइपलाइन है, तापी की फुल फॉर्म क्या है, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। मतलब यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की वजह से ये जो है प्रोजेक्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है जो कि कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी तक तो मतलब हुआ नहीं है। ये देखिए ये तुर्कमेनिस्तान से चला, फिर अफ़गानिस्तान होते हुए फिर पाकिस्तान, फिर यहाँ पे इंडिया में फजील्का में आएगा, ठीक है। तो अभी तक ये लंबित पड़ा हुआ है। उसके अलावा अंतर क्षेत्रीय व्यापार, तो जिसका अंतर क्षेत्रीय व्यापार है वो सबसे कम है, ठीक है, जो इस क्षेत्र के कुल व्यापार का 5% ही है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए संरक्षणवाद की अगर बात करें तो अगर वैश्विक जो हमारा मतलब वो होता है दक्षिण एशियाई देशों में व्यापार होता है उसकी तुलना में अगर दक्षिण एशिया के जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार है, ठीक है, मुख्य रूप से जो भारत, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान है, तो इसमें जो है जो आयात के मामले में व्यापार प्रतिबंध है उसका सूचकांक
2 से 9 गुना अधिक रहा है, ठीक है। 2 से 9 टाइम्स जो है ये ज़्यादा हो गया है, ठीक है। व्यापार की अनुपातहीन लागत, तो टोटल अगर हम व्यापार देखें तो आसियान जो देश है उनकी तुलना में ये सिर्फ 20% अधिक रहा है, ठीक है। उसके बाद कनेक्टिविटी अगर देखें तो इसमें एकीकृत चेक पोस्ट होता है, उसको ट्रक की अतिरिक्त जांच और कागजी कार्रवाई में विलंब जैसी बोझिल जो प्रक्रिया है उनका सामना करना पड़ता है, जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार है। ऐसे में समय एवं लाभ दोनों का इसमें अपव्यय होता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा जो पिछले साल जो MFN का दर्जा था वो पाकिस्तान से भारत ने ले लिया था, ठीक है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का, ठीक है। तो इस टाइप से व्यापार का काफ़ी घाटा हुआ था पाकिस्तान को। तो इसके अलावा देखिए जो तापी गैस परियोजना है, ठीक है, ये भी अभी तक जो है विलम्ब पड़ी हुई है, ठीक है। उसके अलावा देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो भारत है जो उसकी मतलब काफ़ी सारी परियोजनाएं थी, रेलवे, सड़क की, एकीकृत चेक पोस्ट और जल विद्युत परियोजनाएं थी। ये मतलब प्रारंभ तो हुई थी, पर ये क्या रही, डिलीवरी डेफिसिट, मतलब इसमें जो परियोजना के आपूर्ति संबंधी, मतलब आपको जो कंप्लीट करके एक टाइम पीरियड पे देना होता है ना, तो उसको पूरा निर्धारित समय अवधि के भीतर ये पूरा नहीं कर पाया, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए भारत में जो पुलिस अकादमी, जिसके 32 वर्ष पहले ही पूर्ण होने की अपेक्षा की गई थी, किंतु ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उसके अलावा देखिए मैत्री पावर प्रोजेक्ट, तो बांग्लादेश के साथ जो राज्य स्वामित्व वाले विद्युत विकास बोर्ड, मतलब जहाँ जो बांग्लादेश का था तो कौन सा था, विद्युत विकास बोर्ड, और भारत का जो NTPC है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, इसमें 50-50 के दोनों का मतलब रेशियो रहता। तो इसमें संचालित एक संयुक्त उद्यम है। इस प्रोजेक्ट को 2016 तक पूरा करना था, पर इसका अभी तक सिर्फ कार्य कितना पूरा हुआ है, 60% कार्य ही पूरा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा वो जो ऊपर हमने पढ़ा अभी, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल कॉरिडोर है, ठीक है। मतलब ऊपर नहीं पढ़ा, ये अभी देख रहे हैं। तो ये कॉरिडोर है जो कि अभी भी लंबित पड़ा हुआ है, जो कि जैसे यहाँ कोलकाता से चल के फिर यहाँ पे बांग्लादेश में होता हुआ, फिर यहाँ पे ऐसे एंटर करता हुआ, फिर हमारा यहाँ पे भूटान में जाएगा, ठीक है। भूटान से निकल के फिर यहाँ पे सिक्किम में आते हुए दोबारा फिर इंडिया में एंटर करके यहाँ पे भुवनेश्वर में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन 4 देशों का जो है वो है कॉरिडोर है। भेदभावपूर्ण आर्थिक सहयोग, ये मतलब भारत के ऊपर आरोप लगाया गया, तो जिसके अंतर्गत जो भारत है वो मतलब इन 4 देशों की काफ़ी ज़्यादा आर्थिक सहायता जो है देता है, मालदीव, नेपाल, भूटान और अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो बचे हुए देश हैं उनके बीच एक असुरक्षा की भावना में वृद्धि हुई है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए 2019 का जो बजट था उसमें भूटान को 28.1, नेपाल को 10.8, मालदीव को 5.8, पर अगर श्रीलंका की बात करें सिर्फ 2.5 अरब रुपए ही प्रदान किए गए, ठीक है। श्रीलंका ने इस भेदभावपूर्ण सहायता के रूप में देखा, और साथ ही श्रीलंका यह भी मानता है कि भारत रणनीतिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण देशों को ज़्यादा सहायता प्रदान करता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो नेपाल और भूटान ये तो बफर का काम करते हैं चाइना और इंडिया के बीच में, है ना। उसके अलावा देखिए अफ़गानिस्तान है, तो ये हमारा सीधा हमारे वहाँ पे जो यूरोप है, सेंट्रल यूरोप, वहाँ पे खुलता है, ठीक है। अफ़गानिस्तान से हमारा ईरान, इराक, इन सब में हम कनेक्टिविटी अपनी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मालदीव है जो, तो वो हमारे यहाँ पे हिंद महासागर में एक महत्वपूर्ण देश के रूप में अवस्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो प्रवासन है, इसके अलावा जो देखिए इसमें प्रवासन में CAA जो एक्ट था, ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा पिछले साल, NRC, तो उसको भी क्या कहा गया कि ये भी जो उपमहाद्वीप में जो पहचान और प्रवासन है उसकी वास्तविकताओं के प्रति असंवेदनशील रहा, मतलब ये कहीं ना कहीं संरक्षणवादी रहा, ठीक है। तो उसके अलावा देखिए जो संस्थागत बाधाएं हैं, जैसे कि हमारा सार्क है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के संबंध की वजह से ये जो है निष्क्रिय हुआ है, अभी क्या काफ़ी टाइम से निष्क्रिय ही चल रहा है, ठीक है। तो इससे क्या है, प्रमुख द्विपक्षीय संबंधों में गहन अविश्वास का ये प्रतिफल हुआ है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम एनर्जी सेक्टर की बात करें तो जितने भी दक्षिण एशिया के देश हैं उनकी जो ऊर्जा की मांग है और उनको जो स्वदेशी स्रोत से इसकी जो आपूर्ति है उसमें कहीं ना कहीं असंतुलन मतलब शो हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आयात पर निर्भरता बढ़ी यहाँ के देशों की, ठीक है। उसके अलावा जो इनके आपस में जो ये वो करते हैं ना उसमें भी बाधा है जो ऊर्जा का आदान प्रदान करेंगे, ठीक है। उसके अलावा पड़ोसी देशों में महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन क्या रहे, बाधित रहे, इससे जो आपूर्ति की लागत है, ऊर्जा आपूर्ति की लागत है वो बढ़ जाती है और अलग अलग देशों और संपूर्ण क्षेत्र की ऊर्जा सुरक्षा में कमी आती है। मतलब अगर आपस में भी आप शेयर नहीं कर रहे, आपके स्वदेशी स्रोत भी आपको जो है ऊर्जा प्रदान नहीं कर रहे उतनी जितनी आपको चाहिए, तो उससे क्या होगी, आयात निर्भरता बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में जो वर्ल्ड बैंक है उसका क्या अनुमान है कि क्षेत्रीय सहयोग जो है, अगर जो भागीदारी अगर 2045 तक इनको बढ़ाया जाए तो पूंजीगत लागत में जो कमी है उसके साथ लगभग $17 बिलियन की ऊर्जा बचत होगी।
ठीक है, मतलब हमारा क्षेत्रीय सहयोग जो स्वदेशी निर्मित ऊर्जा है वो अगर बढ़ जाए और इसमें भागीदारी अगर बढ़ जाए, प्राइवेट सेक्टर अगर इसमें आ जाए, तो उससे जो है इतनी बच जाएगा हमारा पैसा, $17 बिलियन। उसके अलावा देखिए चीनी कारक, तो चीनी कारक आपको आपको पता ही, जैसे जो BRI है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सपैंड कर रहा है ना। उसके अंतर्गत जो सड़कें वगैरह वो बनाई जा रही है ना। अलग अलग देशों में चाइना क्या करता है, मतलब पैसा देता है और पोर्ट, जैसे आप श्रीलंका का एक पोर्ट था वो पैसा नहीं दे पाया, उसकी वजह से चाइना ने उस पर मतलब वो कर लिया, चाइना के अधिग्रहण में आ गया वो। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट पावर कूटनीति है चाइना की, तो ये महत्वपूर्ण साधन में उभरा है। और जो वर्षों से दक्षिण एशियाई क्षेत्र हैं उस पर भारत का ध्यान ना दिए जाने के कारण चीन इस क्षेत्र में अपना निवेश जो है बढ़ाता ही जा रहा है। पर अभी जैसा कि आपने G7 समिट में देखा होगा, B3 करके जो है वो लॉन्च की गई है, जिसमें जो बाइडन है और यूके है वो क्या करेंगे, ऑलमोस्ट जो है 40 ट्रिलियन का मतलब इसका वो है बजट है, जो BRI को जो है एक तरह से ख़त्म ही कर देगा। ये कहाँ इसका बजट 1 ट्रिलियन का है और इसका 40 ट्रिलियन का है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है इसको जो है अब काफ़ी मतलब नेगेटिव में जाएगा ये BRI। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जो चाइना पूर्व पश्चिम राजमार्ग है इसको पूर्ण करने में व्यस्त है, जो कि कहाँ तक जाएगा, नेपाल तक इसे निर्मित किया जा रहा है। साथ ही तिब्बत के जो लहासा है उस तक जो है एक रेलवे लाइन का भी निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, मतलब भारत के जो जितने भी ये हैं जो बफर जो है देश है वहाँ तक एक रेल लाइन बनाई जाएगी। ठीक है, उसके अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान में भी चीन द्वारा कई परियोजनाएं प्रारंभ की गई है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे की अगर हम राह देखें तो इसके अंतर्गत जो हमें अपने पड़ोसी देश हैं उससे जो है ऊर्जा का आदान प्रदान करना होगा। ठीक है, तो इसी से जो है दक्षिण एशिया के भीतर अत्यधिक सहयोग इस क्षेत्र में ऊर्जा की कमी निपटने और क्षेत्र की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीकों में से एक हो सकता है। उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसके अंतर्गत हमें एक मजबूत कनेक्टिविटी करनी होगी, जो न केवल अंतर एवं अंतर क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाएगा, उसके अलावा जो इसमें आय है उसमें भी वृद्धि एवं समृद्धि उत्पन्न होगी। ठीक है, इसलिए जो है इसको प्राथमिकता देनी चाहिए क्षेत्रीय अवसंरचना को, संस्थाओं को सुदृढ़ करना। उसके अलावा तो भारत अगर इसके अंतर्गत जो BRI जैसे प्रोजेक्ट हैं उनको अगर काउंटर करना चाहता है तो इसके लिए भारत को जो है गैर प्रशुल्क जो बाधाएं एवं अन्य व्यापार बाधाएं हैं, ठीक है, इनको समाप्त करना होगा, ताकि उनके बीच अब व्यापार जो है अच्छे तरीके से हो सके और वो थोड़ा सा भारत पे डिपेंडेंट हो सके चाइना की बजाय। ठीक है, तो इसके अलावा व्यापार और निवेश, तो इसके लिए भारत को क्या करना होगा, अपना निवेश और व्यापार इसमें वृद्धि करनी होगी, ताकि जो है अत्यधिक जो क्षेत्रीय और आर्थिक एकीकरण है उससे इसका लाभ प्राप्त किया जा सके, जिससे भारत अपने पड़ोसियों की अर्थव्यवस्था के लिए बंद अर्थव्यवस्था बनने की बजाय एक खुली अर्थव्यवस्था बन जाए। ठीक है, उसके बाद उन्नत प्रौद्योगिकी का यूज़ किया जाए, तो इसके अंतर्गत भारत क्या कर सकता है, जो दक्षिण एशिया क्षेत्र है उसके परिवहन और सुरक्षा का जो मैनेजमेंट है वो करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, उच्च दक्षता और अतिरिक्त यातायात के प्रबंधन के माध्यम से व्यापार लागत को कम करने में सहायता करेगा। ठीक है, परिवहन, गलियारा और व्यापार एवं सुरक्षा के प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी को सुरक्षित करने हेतु अन्य क्षेत्रों एवं देशों के साथ एक मजबूत क्षेत्रीय सहयोग बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब आगे की राह में मैक्सिमम जो है अपने आसपास के देशों के साथ सहयोग बढ़ाना हर फील्ड में। ठीक है, चाहे वो ऊर्जा क्षेत्र हो या सड़क परियोजनाएं हो उसमें जो है, और उसके अलावा उसको जो टाइम पीरियड पे जिस पे कंप्लीट करना होता है उसे भी टाइम पीरियड पे अपने कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके अलावा देखिए बिम्स्टेक अगला टॉपिक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, तो सुर्खियों में क्यों रहा, क्योंकि इसकी 17वीं बैठक संपन्न हुई है। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं कि अन्य संबंधित तथ्य क्या है। तो इसके अंतर्गत श्रीलंका की अध्यक्षता हुई इस बार, तो इस बैठक को जो है वर्चुअली माध्यम से आयोजित किया गया, मतलब ऑनलाइन किया गया। इसमें बिम्स्टेक के सभी सदस्य देश भागीदार थे। ठीक है, उसके अलावा इस बैठक में जो है जो बिम्स्टेक के आगामी शिखर सम्मेलन है उसमें अपनाए जाने वाली जो बिम्स्टेक मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, ठीक है, और बिम्स्टेक के अगले शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए जाने वाले जो 3 समझौते हैं, नीचे जो दे रखे हैं, इनको स्वीकृति दी गई। ठीक है, तो सबसे पहले 3 समझौते देख लेते हैं। तो आपराधिक मामले में जो पारस्परिक कानूनी सहायता है उस पर बिम्स्टेक कन्वेंशन जो होगी। उसके अलावा बिम्स्टेक के जो सदस्य हैं उनकी राजनयिक अकादमियों या प्रशिक्षण जो संस्थान है उसके मध्य जो सहयोग है उस पर समझौता। श्रीलंका के जो कोलंबो में बिम्स्टेक तकनीकी हस्तांतरण सुविधा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी है जो कोलंबो में, उसकी स्थापना पर एक संस्थापन प्रलेखन, ठीक है, जिसमें मेमोरेंडम और एसोसिएशन दिया जाएगा। इसके अलावा जो है इसमें जो सदस्य देश हैं
उनसे जो है रिक्वेस्ट की गई कि बिम्स्टेक जो चार्टर है इसको अपनाने के लिए आंतरिक जो प्रक्रिया है उसको शीघ्र से जो है कंप्लीट किया जाए, ठीक है। उसके अलावा बैठक के दौरान श्रीलंका के जो 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है उसके आयोजन को लेकर अध्यक्ष के प्रस्तावों का स्वागत किया गया। मतलब 5वां जो है वो भी श्रीलंका इसे मतलब वो करेगा, अध्यक्षता करेगा उसकी, ठीक है। उसके अलावा देखिए बैठक में जो इस आवश्यकता को बताया गया कि भारत स्थित जो बिम्स्टेक मौसम एवं जलवायु केंद्र है, ठीक है, किसी भी आपदा की पूर्व चेतावनी प्रदान करने की स्थिति में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ पूर्णतः कार्यात्मक रहे, ठीक है। कौन सा? भारत का स्थित बिम्स्टेक मौसम एवं जलवायु केंद्र। अब देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। द बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी, ये है क्या? फ्यू फैक्ट्स एंड फिगर अबाउट तो इंट्रा बिम्स्टेक ट्रेड। तो अगर इंट्रा बिम्स्टेक ट्रेड में देखें हम तो जो सबसे ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पे देखिए 59% जो है नेपाल के लिए जाता है, 3% इंडिया बांग्लादेश के लिए, इतना म्यांमार के लिए, थाईलैंड के लिए, उसके अलावा जो श्रीलंका है उसके लिए 18.4% जाता है, ठीक है। तो इसके जो सबसे ज़्यादा ट्रेड करता है कौन करता है? नेपाल करता है बिम्स्टेक के मेंबरों में, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो 21% ग्लोबल पॉपुलेशन का हिस्सा इसमें आता है। उसके अलावा 2 ट्रिलियन कंबाइंड जीडीपी ऑफ बिम्स्टेक कंट्री, 1.5 बिलियन देयर कंबाइंड पॉपुलेशन। मतलब जो 2 ट्रिलियन क्या है इसकी कंबाइंड जीडीपी है बिम्स्टेक की, जो कि कंट्रीज़ के 1.5 बिलियन जो है कंबाइंड इनकी पॉपुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए अगर बिम्स्टेक के बारे में देखें थोड़ा सा तो 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र, ठीक है, कौन सा? बैंकॉक, उसके माध्यम से बनाया गया था। बिम्स्टेक में जो 7 देश है, भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, ठीक है, जिसका पर्पज़ क्या था? सदस्य देशों के मध्य अनेक क्षेत्रों में जो आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति में तेज़ी, ठीक है। इनकेस जैसे आप नोट्स बनाते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट बिम्स्टेक इक्वल टू इतने में बना, फिर क्या करता है? पर्पज़, उद्देश्य हर एक का लिखना है। तो आर्थिक विकास करता है, सामाजिक प्रगति करता है, ठीक है। उसके अलावा 2011 में बांग्लादेश की जो ढाका है इसमें इसका मुख्यालय स्थापित किया गया था। 2011 में बना, कब था? 1997 में। प्रथम महासचिव को 2014 में इसमें नियुक्त किया गया था। उसके अलावा देखिए बिम्स्टेक के जो प्राथमिकता वाले 14 क्षेत्रों की पहचान की गई। तो इन क्षेत्रों में क्या क्या है? व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, मतलब ये सारे टॉपिक क्या है? कॉमन से ही है, मैक्सिमम चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 2-3 टॉपिक होते हैं, आतंकवाद वगैरह किसमें है किसमें नहीं, ये ध्यान रखिए। बाकी सबके जो है कॉमन टॉपिक हैं। तो बैंकॉक घोषणा पत्र जिसके अंतर्गत इसे बनाया गया था, तो उसके जो है वो देख लेते हैं क्या सिस्टम था इसमें, संस्थागत तंत्र जो है। तो सब इसमें 4 चीज़ें होती हैं। वार्षिक मंत्री स्तरीय बैठक, जिसके अंतर्गत जो सदस्य होते हैं वो राज्यों द्वारा वर्णानुक्रम के आधार पर मेज़बानी की जाती है, मतलब अल्फ़ाबेटिकली, जिसका जैसे कि ABCD होता है, तो जिसका नाम A से R उसका पहले, फिर B से, फिर C से, इस टाइप से जो भी पहले आएगा इस टाइप से उनकी बैठक की अध्यक्षता की जाती है, ठीक है। वरिष्ठ अधिकारियों की समिति, इसके अंतर्गत जो है आवश्यकता पड़ने पर नियमित रूप से बैठक करते हैं इसमें। बिम्स्टेक कार्यकारी समूह, इसमें क्या करते हैं? सदस्य राष्ट्र जो राज्य होते हैं उनको जो है प्रतिनिधि शामिल होते हैं इसके अंतर्गत कार्यकारी समूह में। विशेष कार्यबल और अन्य तंत्र, इसके अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आवश्यक समझे जाने पर इसे बनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो बिम्स्टेक सदस्य हैं उसके द्वारा हस्ताक्षरित जो कुछ प्रमुख समझौते हैं, कौन से? आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों तथा मादक द्रव्य की अवैध जो तस्करी होती है उसका मुकाबला करना इसमें शामिल होता है, ठीक है। हालांकि इसकी अभिपुष्टि अभी भी शेष है। उसके अलावा देखिए 2018 में जो काठमांडू नेपाल में है उसमें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान जो बिम्स्टेक ग्रिड इंटर कनेक्शन उस पर हस्ताक्षर किए गए थे 2018 में। इसका उद्देश्य क्या था? तो बिम्स्टेक क्षेत्र में इष्टतम विद्युत पारेषण को बढ़ावा देना। यहाँ तक अगर हम बिम्स्टेक की बात करें तो ये एक विशिष्ट संगठन है, क्योंकि ये जो 2 निकटवर्ती क्षेत्र हैं जो कि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया, इन दोनों तक विस्तारित है, ठीक है। उसके लिए भारत की अगर प्रासंगिकता देखें तो हिंद जो प्रशांत धारणा है उसका इसमें उदय होगा, क्योंकि इसकी जो अवस्थिति है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह पे, ठीक है। अर्थात जो हिंद प्रशांत है उसके भाग के रूप में जो बंगाल की खाड़ी है उसमें सामरिक और आर्थिक जो हित हैं उसका जो हालिया पुनरुत्थान से, मतलब ये पहले क्या था जब ये बना था तो इतना इसको मतलब इफेक्टिव माने नहीं जाता, ठीक है। पर अभी इसका जो है दोबारा से इसमें एक आशाजनक उप क्षेत्रीय समूह के रूप में अपनी प्रासंगिकता जो है प्राप्त करी है, ठीक है। उसके अलावा जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर है उनके बीच में जो प्रमुख पारगमन मार्ग होने के कारण बंगाल की खाड़ी अब जो है प्रमुख शक्तियों के बीच भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता व क्षेत्रीय संघर्ष का एक क्षेत्र बनने के लिए तैयार है, ठीक है। उसके अलावा जैसे और जो संगठन है उनकी निष्क्रियता, मतलब जैसे सार्क हो गया, ठीक है। इसकी वजह से जो बिम्स्टेक है वो दक्षिण एशिया में
क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक पसंदीदा मंच के रूप में उभर कर सामने आया है, ठीक है। उसके अलावा BRI जो है इसका विकल्प, क्योंकि जैसे इंडिया ने इससे एग्ज़िट कर लिया है ना, तो अब इसके अलावा अब इंडिया को कुछ कुछ और मतलब स्टार्ट करना होगा। सार्क भी निष्क्रिय हुआ है और BRI में इंडिया शामिल ही नहीं है, तो बिम्स्टेक एक इंडिया के लिए मतलब अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो भारत की जो एक्ट ईस्ट नीति है और विशेष रूप से इस नीति के अंतर्गत बिम्स्टेक है, उसको BRI में देश की जो है गैर भागीदारी के एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, ठीक है। पारंपरिक परंतु साझा खतरों से निपटना, तो इसके अंतर्गत जो है बंगाल की खाड़ी है, उसमें काफ़ी टाइप के जो है जोखिम उत्पन्न हुए हैं, जैसे कि अवैध प्रवास, समुद्री डकैती, ठीक है। तो इन सब को मतलब सॉल्व करने के लिए हम बिम्स्टेक की हेल्प ले सकते हैं ना। बिम्स्टेक से देशों को इकट्ठा करेंगे और उसके अलावा जैसे यहाँ के नौवन की जो स्वतंत्रता सुनिश्चित करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय खतरों को नियंत्रित करेंगे, खाड़ी की प्राकृतिक संपदा का दोहन को रोकेंगे और साथ ही बुनियादी ढांचे तथा लोगों के बीच परस्पर संपर्क को बढ़ावा देंगे, ठीक है। तो इससे ये सब हम किससे कर सकते हैं? बिम्स्टेक के थ्रू कर सकते हैं। उसके अलावा कोई सीमा विवाद नहीं, तो जो बिम्स्टेक के मेंबर हैं उनके उन देशों के बीच में कोई खास विवाद नहीं है, ठीक है। जैसे छोटा मोटा जैसे भारत नेपाल में जो वो मानचित्र में विवाद हुआ था, ठीक है, वो नदी वगैरह उन्होंने नेपाल ने अपने देश उसमें दिखा दी थी देश में, ठीक है। तो ये इस टाइप के गौण मतलब छोटे मोटे मुद्दे थे जिनका इस पर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर इसके बारे में अगर हम चुनौतियों की बात करें तो पहले है इसकी निष्क्रियता, ठीक है। मतलब जब ये शुरू हुआ था प्रारंभिक वर्षों में, तो इसकी निष्क्रियता के कारण इसकी जो संवीक्षा संबंधी मांग को बढ़ावा दिया गया था। मतलब क्या इसको बनाना रेलिवेंट है, ये संवीक्षा की गई थी, ठीक है। तो पर इसकी स्थापना के उपरांत ही जो विश्व अनेक बड़े बदलाव है उससे गुजरा है, ठीक है। उदाहरण के लिए वैश्वीकरण, वैश्विक वित्तीय संगठन, चीन की BRI होगी रणनीति और हाल ही में जो कोविड-19 महामारी है, ठीक है। हालांकि साझा और त्वरित विकास सुनिश्चित करने संबंधी बिम्स्टेक के अधिकांश उद्देश्य केवल कागजों पर ही सिमट कर रह गए हैं। उसके अलावा देखिए FTA जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसकी अवरुद्ध प्रक्रिया, जैसे आपको पता ही है RCEP से इंडिया ने एग्जिट कर लिया था, ठीक है। इस टाइप से तो आर्थिक समझौतों में FTA सभी देशों के लिए एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, ठीक है। 2018 में भारत ने बिम्स्टेक देशों के बीच अधिक समय से लंबित पड़ा जो FTA पर था उस पर निष्कर्ष या आम सहमति प्राप्त करने हेतु अत्यधिक बल दिया, परंतु पेशेवरों के लिए बाजार पहुंच, व्यापारिक वस्तुओं और शुल्क में कटौती करना, नीतिगत छूट को लेकर भारत और थाईलैंड के मध्य मतभेदों के कारण यह प्रक्रिया निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले ही बाधित हो गई, ठीक है। ठीक है, तो मतलब दोनों देशों के बीच क्या रहा है, विवाद का विषय रहा है जो व्यापारिक वस्तु पर जो शुल्क कटौती होती है, नीतिगत छूट और बाजार तक पहुंच, ठीक है। ये 3 विवाद रहे हैं। उसके अलावा देखिए अन्य क्षेत्रीय देशों का इसमें बहिष्कार किया गया, जैसे कि जो डायलॉग पार्टनर के रूप में मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया को शामिल नहीं किया गया, ठीक है। यह भी एक विवाद का विषय रहा। उसके अलावा चीन की लाभ उठाने की क्षमता, तो देखिए जैसे कि आपको पता ही है म्यांमार में जो सैन्य तख्ता पलट हुआ है उसे जो है इसकी गतिविधियों को बाधित कर सकता है बिम्स्टेक की। क्यों कर सकता है? क्योंकि पश्चिमी देशों द्वारा म्यांमार पर जो है कुछ प्रतिबंध आरोप किए गए हैं, पर जो UNSC है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अगर चाइना वहाँ पे इसको सपोर्ट कर देगा म्यांमार को, तो कहीं ना कहीं म्यांमार जो है उसकी डिपेंडेंसी चाइना पे और बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि म्यांमार का जो जन आंदोलन और तीव्र निर्जातीय संघर्ष है उसका सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सैन्य तख्तापलट भारत के लिए भी चुनौती उत्पन्न करेगा, ठीक है। अन्य प्रमुख बाधाओं में जो रोहिंग्या शरणार्थी है उनका पुराना और जटिल मुद्दा शामिल है। ध्यातव्य है कि शरणार्थी म्यांमार से बांग्लादेश और भारत की ओर पलायन करते रहे हैं, ठीक है। आगे की राह क्या होगी इसमें? तो परिवर्तित होते भू राजनीतिक परिवेश पर इसका ध्यान देना। तो बिम्स्टेक को इसके अंतर्गत क्या ध्यान देना चाहिए कि जो साउथ चाइना सी है, हांगकांग है, ताइवान है और भारत है, इनकी अपनी भौगोलिक एक परिधि है जिसमें जो चाइना है उसकी कार्रवाई से क्या हो रहा है, भू राजनीतिक स्थितियाँ नेगेटिव रूप से इफेक्ट हो रही हैं, ठीक है। नेपाल में चीन की हस्तक्षेप करने वाली भू राजनीतिक और भू आर्थिक भूमिका और अन्य जो एशियाई देश हैं, ठीक है, जो भी बिम्स्टेक के सदस्य हैं, उनके साथ चीन की सशक्त आर्थिक और सैन्य संलग्नता का इस संगठन को नेगेटिव रूप पर इससे प्रभावित हो सकते हैं, ठीक है। चाइना को तो आप पढ़ते ही रहते होंगे, डेली कुछ ना कुछ आता ही रहता है, अभी काफ़ी टाइम से कुछ ज़्यादा आया नहीं है, ठीक है। तो उसके अलावा देखिए बहुमत के आधार पर निर्णय कुछ आया नहीं है, मतलब अभी जैसे कुछ हड़पने का, किसी का द्वीप हड़प लिया, ठीक है, किसी के कहीं पे क्लेम कर दिया, इस टाइप का भी 2021 में अभी तक ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं आया, ठीक है। उसके अलावा बहुमत के आधार पर अगर निर्णय देखें हम, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे कि जो हमारा ये है ये शिथिल रहा है, इसमें कार्यवाही जो है शिथिल रही है, क्योंकि जैसे कि EU है या फिर आसियान देश है, उनमें क्या होता है जो सर्वसम्मति पर
मतलब उसमें जैसे वीटो चलती है या फिर मैक्सिमम जो 5 या 4 जो भी मेन कंट्री होती है उनको हम वो ले लेते हैं, ठीक है? वोट ले लेते हैं। इसमें क्या होता है, सर्वसम्मति चाहिए, ठीक है? किसी भी देश को नहीं छोड़ते, जिससे योजनाएँ मतलब अगर इतने 10 देश है मान लो, तो एक ना एक देश को तो प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से इसकी योजनाएँ पूरा नहीं हो पाती है, ठीक है? कार्रवाइयाँ। बिम्स्टेक सर्वसम्मति आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया को बहुमत आधारित जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है उससे परिवर्तित कर सकता है। मतलब मेजॉरिटी वोट किसके हैं, मान लीजिए 50 मेंबर है, तो उसमें मेजॉरिटी वोट किसके हैं वो देख के और निर्णय वो ले सकता है, ठीक है? उसके अलावा भारत का नेतृत्व, ठीक है? आगे की राह में इसमें क्या दिया गया, भारत का नेतृत्व। तो देखिए इसमें कई ऐसे छोटे देश हैं जो भारत को क्या देखते हैं, बिग ब्रदर की तरह देखते हैं, ठीक है? तो इसके लिए भारत को भी जो है अपने आप को कहीं ना कहीं आगे लाके और उनके विश्वास में बढ़ोतरी करनी चाहिए, ठीक है? इसके अलावा जो कोविड-19 टीका है उसको व्यापक रूप से वहनीय बनाना मानवता के दृष्टिकोण के लिए अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होगी, ठीक है? तो इसके लिए जो भारत है उसको भी इस प्रयास में सबसे आगे होना चाहिए, ठीक है? टीकाकरण में अपनी जो एक्ट ईस्ट नीति है उसको ध्यान में रखते हुए इस साझा प्रयास में दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं जो बिम्स्टेक हैं उसको एक साथ लाने में भारत की एक बड़ी भागीदारी रही है, ठीक है? यह हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में शक्ति संतुलन के संदर्भ में दीर्घकालिक परिणामों को उत्पन्न करेगा, ठीक है? उसके बाद पक्षवाद को प्राथमिकता देना, तो इसके अंतर्गत जो है द्विपक्षीय जो संबंध है उनको उनमें सुधार किया जाना, ठीक है? हालांकि अभी ऐसा किया नहीं जा रहा है, पर आने वाले टाइम में जैसे कि पर्यटन, कूटनीति, शैक्षणिक, छात्र विनिमय कार्यक्रम होते हैं, सीमा पार सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल होते हैं, इनको सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता है एवं दोनों विद्यमान है, ठीक है? मतलब आपस में जो है सहयोग की भावना बढ़ाई जानी चाहिए, ठीक है? उसके अलावा प्रतिक्रियाशील क्षेत्रवाद से आगे बढ़ना, तो इसमें क्या कहा गया कि मतलब जो अनएक्टिव मोड है बिम्स्टेक का उसको एक्टिव मोड में कन्वर्ट कर देना, ठीक है? तो इसके रीज़न क्या बताए गए हैं, 2 रीज़न बताए गए, जिसमें पहला क्या है, इसकी सबसे पहले सामरिक जो अवस्थिति है जो संपूर्ण दक्षिण एशिया में जो उत्पाद बाजार है उनको जोड़ते हैं, और दूसरा क्या है, यह संभावित बाजार उत्प्रेरकों की जो आश्रय स्थली होता है वो है, मतलब इसकी लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इसमें जो सामाजिक पूंजी है उसके साथ साथ जो भौतिक मतलब जो समुद्री संपर्क, मतलब समुद्री से काफ़ी सारे देश जुड़े हुए हैं आपस में। उसके अलावा सस्ता श्रम, प्राकृतिक खनिज एवं वन पूंजी भी शामिल है। इसलिए बिम्स्टेक तकनीकी, भू राजनीतिक, पर्यावरण, समाज के नए ढांचे के संचालन में सहयोग बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त माध्यम से रूप में कार्य करता है। अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा एंड में। तो इसके लिए जो है उपयुक्त संस्थागत नवाचार है इसकी आवश्यकता, जिसे आधिकारिक प्रतिबद्धताओं के साथ साथ लोकप्रिय हितों के माध्यम से संचालित किया जाएगा। मतलब आपस में जो है देशों में, राज्यों में जो है भाईचारे की भावना बढ़ाई जाए अलग अलग देशों में। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो मीडिया इस संदर्भ में संस्कृति, विरासत, राजनीतिक जो इतिहास है उसके समृद्ध भंडार और देशों के साझा भविष्य की संभावना को दोहन करने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है इसमें, ठीक है? उसके अलावा देखिए अगला टॉपिक क्या है, तो रासायनिक हथियार निषेध संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, OPCW। तो ये सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि जो कैग है उनको जो OPCD है उसके बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है? नियंत्रण महालेखा जो परीक्षक है, ठीक है, जो भारत की ही है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये कैग होता क्या है। उनके द्वारा अन्य वैश्विक निकायों का लेखा परीक्षण तो कौन से किए हैं। सबसे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन 20 से 23, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO 20 से 25, अंतर संसदीय संघ 2020 से 22 तक का। तो इन तीनों में क्या कर रहा है कैग, वैश्विक निकायों के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है? कैग को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो बाह्य लेखा परीक्षक है, ठीक है, UN जनरल जो असेंबली है उसकी समिति के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया है, ठीक है? ये सब याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। मतलब भारत की जो कैग है वो कहाँ कहाँ पे जो है अध्यक्ष के रूप में कार्य करी है। तो कैग जो है जो INTO-SAI है इसकी शासी बोर्ड का भी सदस्य है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीमी ऑडिट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, इसका एक शासी सदस्य है। अगर अन्य संबंधित तथ्य के बारे में देखें तो जो ये है रासायनिक हथियार निषेध संगठन है उसके जो सदस्य देशों के सम्मेलन के दौरान 3 वर्षीय जो कार्यकाल होता है जो कि 21 से प्रारंभ होगा, उसमें जो है कैग को बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चयनित किया गया है, ठीक है? इससे पहले भी जो है भारत का जो कैग है उसको 1997 से लेकर 2003 की अवधि के दौरान CW के बाह्य लेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त किया जा चुका था, ठीक है?
तो अब इसके संदर्भ में देख लेते हैं OPCW के साथ भारत के संदर्भ क्या है। तो भारत क्या है, जो CWC है, जो केमिकल वेपन कन्वेंशन है, उस पर एक हस्ताक्षरकर्ता देश है और वह OPCD के जो कार्यकारी परिषद है उसका सदस्य भी है। ठीक है, इसके अलावा तो ये जो प्रावधान है इनके अनुसार क्या है, भारत जो है वो रासायनिक हथियार कन्वेंशन अधिनियम 2000 को जो है लागू किया जा चुका है भारत में। उसके अलावा इस अधिनियम के अंतर्गत जो अभिसमय है उसके प्रावधानों को कार्यान्वयन करने के लिए जो NACWC है उसकी स्थापना की गई है। ठीक है, जो नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन कन्वेंशन है। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं OPCW के बारे में, जिसकी अध्यक्षता मतलब जो कैग है वो ऑडिट करेगा। तो 1997 में रासायनिक हथियार अभिसमय द्वारा इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, बॉक्स में बता रखा है। अब इसकी संरचना देख लेते हैं। तो OPCW की जो रासायनिक हथियार निषेध संगठन है, इसमें एक कार्यकारी परिषद, तकनीकी सचिवालय और पक्षकार देशों का सम्मेलन। तो कार्यकारी समूह क्या करता है, जो परिषद है वो क्या करती है, इसमें OPCW के 41 सदस्य देश शामिल होते हैं। ठीक है, 41 होते हैं जिन्हें पक्षकार देशों के सम्मेलन द्वारा चुना जाता है और ये प्रत्येक 2 वर्ष में जो है चेंज हो जाते हैं। ठीक है, पर जो कैग जो मतलब वो करेगी, ऑडिट करेगी, वो 3 साल के लिए करेगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। तकनीकी सचिवालय की बात करें तो अनुसमर्थन करने वाले जो देश हैं वो कन्वेंशन के नियमों का अनुपालन कर रहे हैं या नहीं, इसे सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व इस पर होता है। ठीक है, मतलब वो कन्वेंशन के नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो तकनीकी सचिवालय देखता है। पक्षकार देशों का सम्मेलन, यह संगठन का सर्वोच्च निर्णय निर्माता निकाय है, पक्षकार देशों का सम्मेलन। ठीक है, उसके अलावा देखिए क्या दे रखा है। ठीक है, तो ये OPCD जो है, OPCW, तो ये क्या करता है, जो CWC केमिकल वेपन कन्वेंशन है उससे संबंधित प्रावधानों का जो है अनुपालन मतलब जो भी जिन्होंने भी इस पर साइन कर दिया OPCW पे, ठीक है, तो उनकी जांच एवं निरीक्षण के लिए अधिकृत है। ठीक है, तो इसके लिए वो किसी भी देश में जाके जो है जांच कर सकते हैं, क्योंकि आपने अगर हस्ताक्षर कर दिए OPCW पे तो इसका मतलब आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसका निरीक्षण भी तो कोई करेगा। तो यहाँ पे जो है उसका निरीक्षण किया जाता है CWC के द्वारा। ठीक है, उसके अलावा जो ये स्थल और संदिग्ध रासायनिक हथियार है उसके हमलों के पीड़ितों की जांच पड़ताल भी करता है। ठीक है, OPCWC जो है जांच एवं जो पहचान टीम है, ठीक है, उसको 2018 में सीरिया में रासायनिक हथियारों का उपयोग करने वाले अपराधियों की पहचान के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, सीरिया में हाल ही में जो है इस जो जांच समिति है, इन्वेस्टिगेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टीम IIT, इसने अपनी दूसरी रिपोर्ट दी। इसमें कहा गया कि 2018 में जो सीरियाई वायुसेना थी उसकी टुकड़ियों ने सीरिया के साराकिब उसमें रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया था। ठीक है, तो उसके अलावा ये देखिए क्या दे रखा है, सभी मौजूद रासायनिक हथियारों को नष्ट करना इसका कार्य है। रासायनिक हथियारों के विरुद्ध पक्षकार देशों को सहयोग और सुरक्षा प्रदान करना, मतलब जिन्होंने इस पर साइन कर दिया। साइन करने का मतलब कि वो देश यूज़ नहीं करेगा रासायनिक हथियार। ठीक है, OPCWC निम्नलिखित के लिए कन्वेंशन के अधिदेश को पूरा करने का प्रयास करता है। तो सबसे पहले जो भी कन्वेंशन के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने और रसायन विज्ञान के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को ये प्रोत्साहित करता है। ठीक है, उसके अलावा नई हथियारों के निर्माण को रोकने, ठीक है, मतलब जो आपने रसायन पढ़ा है उसको आप शांतिपूर्ण तरीके से यूज़ करिए। ठीक है, उसके अलावा जो है नया हथियार है उसको बनाने से रोकने के लिए रसायन उद्योग की निगरानी करता है ये। ठीक है, हालांकि अगर बात करें तो जो OPCW है वो UN द्वारा संचालित संगठन नहीं है। ठीक है, और UN के साथ इसके कार्यकारी संबंध रहे हैं। ठीक है, कार्यकारी संबंध है पर ये इसका जो है संचालित नहीं किया जाता UN के द्वारा। जो OPCW है वो क्या करेगा, जो उसकी निरीक्षण और कार्रवाई है वो 2001 तक जो रिलेशनशिप एग्रीमेंट है इसके तहत 2001 तक अपनी रिपोर्ट जो है UN को देता रहेगा। ठीक है, आप देखिए केमिकल वेपन कन्वेंशन के बारे में देख लेते हैं। तो इसे कब अपनाया गया था, 1993 का जो ये एक्ट था, कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग एंड यूज़ ऑफ केमिकल वेपन एंड ऑन देयर डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसके दौरान जो है वर्ष 1992 में जो निरस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ था उसके दौरान इसे अपनाया गया था और CWC नाम से जाना गया था। ठीक है, 1997 में इस संधि को लागू किया गया। पर्पज़ क्या था जिसका, सदस्य देशों द्वारा रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, भंडारण, प्रतिधारण, प्रतिस्थापन, उपयोग पर जो है रोक लगाकर सामूहिक विनाश वाले हथियारों की पूरी श्रेणी को नष्ट या समाप्त कर देना। ठीक है, इस सम्मेलन की अगर बात करें तो इसकी एक प्रमुख विशेषता रही, इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो आपत्ति आधारित निरीक्षण होते हैं, चैलेंज इंस्पेक्शन, उनको शामिल किया गया। ठीक है,
इससे किसी भी सदस्य देश को किसी अन्य देश के अनुपालन के बारे में संदेह हो तो वह जो आकस्मिक निरीक्षण होता है उसका अनुरोध कर सकता है। ठीक है, जैसे अब चाइना पे अगर बाई चांस चाइनीज़ पे हस्ताक्षर करता होता तो अब जो है ये चाइना की चेक कर सकते थे कि इन्होंने जो है जैसे रासायनिक हथियार इस टाइप का कोई भी वो नहीं चलाया हो। ठीक है, तो आपत्ति चुनौती आधारित जो निरीक्षण है, चैलेंज इंस्पेक्शन है, उसकी प्रक्रिया के अंतर्गत सदस्य देशों के कभी भी कहीं भी निरीक्षण के सिद्धांत के अनुपालन पर प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मतलब ये ना हो कि आप कभी भी और कहीं पे भी जाके निरीक्षण करने लग जाए किसी भी देश में। ठीक है, इसमें जो है अस्वीकार ना करने का अधिकार शामिल है। ठीक है, मतलब आप मना कर सकते हो कि अगर आप चेक नहीं कराना चाहते, अर्थात आपत्ति आधारित निरीक्षण प्रक्रिया के तहत कोई भी देश जांच से इनकार जो है नहीं कर सकता है। सॉरी, यहाँ पे ना था, यहाँ पे मतलब अस्वीकार करने का अधिकार नहीं, अस्वीकार ना करने का अधिकार। ठीक है, मतलब आपको अगर चेक करना है तो अगर देश CWC चेक चाहेगा तो वो जाके देश में किसी में भी चेक कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो रासायनिक निरस्त्रीकरण है उससे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की बात करें तो सबसे पहले 1675 में स्ट्रॉसबर्ग समझौता हुआ था। ठीक है, ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जो रासायनिक हथियारों के यूज़ को जो है सीमित कर रहा था। किसके किसके बीच में किया गया, तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य जो जहरीली जो गोलियां था उनके प्रयोग पर रोक लगाने के लिए हस्ताक्षरित किया गया था इसे। ठीक है, रासायनिक के बारे में देखें तो सबसे ऊपर अगर देखने में आए तो नाम आई थिंक सो नॉर्थ कोरिया का आता है। ठीक है, फिर भी एक बार मैं मतलब श्योर न्यूज़ के बारे में आपको बता दूंगा कि किसके पास है रासायनिक हथियार, नेक्स्ट वीडियो में जब करेंगे। ठीक है, तो युद्ध संबंधी कानून और प्रथाओं पर जो ब्रुसेल्स कन्वेंशन था 1874, ठीक है, ब्रुसेल्स कन्वेंशन, तो इसमें जो है निम्नलिखित उद्देश्य हेतु हस्ताक्षरित किया गया था। विषैले या जहरीले हथियार की तैनाती पर प्रतिबंध आरोपित करने, अनावश्यक पीड़ा या जीवन को बाधित करने के लिए हथियारों और आयुधों या सामग्री के उपयोग को रोकने के लिए। ठीक है, हालांकि जो ये समझौता था इसको कभी लागू नहीं किया गया। ठीक है, उसके बाद हेग कन्वेंशन, ये आपने काफ़ी बार सुना होगा, 1899, तो हेग शांति सम्मेलन के दौरान इसे लागू किया गया। अनुबंध करने वाले जो पक्षकार थे उनके द्वारा जो है जो प्रोजेक्टाइल्स होते हैं, आयुधों होते हैं, उनके यूज़ पर प्रतिबंध के संदर्भ में सहमति प्रदान कर दी गई, जिसका प्रयोग केवल जो श्वसा अवरोधी होते हैं, मतलब जो सांस को रोकते हैं या हानिकारक गैसों के प्रसार हेतु किया जाता था। ठीक है, उसके अलावा जो ये श्वसन जो अवरोधी जहरीली या अन्य गैसों के उपयोग और युद्ध के बैक्टीरिया लॉजिकल तरीके के निषेध के प्रोटोकॉल वर्ष 1925। ठीक है, सामान्यतः इसमें क्या होता था, इसका जो पार्ट दिया गया इसे जेनेवा प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता था। 1925 में यह हुआ था। इसे जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके बाद रासायनिक युद्ध की भयावह पर सार्वजनिक जो आक्रोश था उसके कारण और इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हस्ताक्षरित किया गया था। हालांकि यह प्रोटोकॉल रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन और भंडारण को प्रतिबंधित नहीं करता है। यह केवल युद्ध में रासायनिक और जैविक हथियारों के उपयोग पर उसे प्रतिबंधित करता है। ठीक है, मतलब अब भंडारण है उसको ये नहीं रोक सकता है। ठीक है, उत्पादन विकास इन चीज़ों को मतलब यूज़ करने को रोक सकता है, इन तीनों चीज़ों को ये नहीं रोक सकता था। ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल अभी के लिए मैं इतना ही कर रहा हूँ। बाकी मैं कल जो है कल मतलब कर दूंगा इसे अपलोड, जल्दी कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो करंट अफेयर की आएगी, उसके बाद यही वीडियो आएगी। ठीक है, बीच में और कोई फ़िलहाल अभी नहीं डालूंगा। करंट अफेयर 17 जून का, उसके बाद ये। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए आप एक कोना पकड़िए और एक किताब पकड़िए और क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए। और पसंद आता है वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड हैव अ गुड डे।